नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर राजीव बड़े ही गुस्से में अब यहाँ पर अपने पैलेस में आता है और यहाँ पर अब वो शीला और दमयंती के ऊपर चिल्लाता है और अब वो उन दोनों की ही गर्दन को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे अब तुम सब सच सच बताओ, जिससे दमयंती अब सारी ही बातों को उगल देती है। तो वह इधर इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका ने भी किंग के लिए खाना पूरी तरह से बना लिया था। अब खाने को बनाने के बाद जैसे ही अनिका वहां से निकलती है तो अब वहां पर वो स्टैचू कहती है कि बड़े किंग तो वहां पर अलेक्जेंडर के कमरे में मिलेंगे। इसलिए अब अनिका उसके इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर के रूम की तरफ जाने लगती है। जब वो जैसे ही वहां पर जाती है तो देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला था। इसलिए अनिका वहां पर दरवाजे को नॉक करके अब अंदर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि किंग तो वहां पर अलेक्जेंडर के पेट एनिमल के साथ खेल रहे थे। अब वहां पर अनिका उन्हें खाने के लिए कहती है। ये सुनते ही अब किंग भी कहते हैं ठीक है फिर तुम टेबल पर लगा दो। ये कहते हुए ही अब किंग भी बाथरूम की तरफ अपने हैंड वॉश करने के लिए चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि अनिका ने उनके लिए प्लेट लगा दी थी और उतने ही पोर्शन में उसे खाना भी निकाल दिया था जितना पोर्शन नॉर्मली किंग खाता था, क्योंकि स्टैचू ने अनिका को अच्छे से ही हर एक चीज बताई थी। किंग अब वहां पर सोफे पर बैठकर खाने की प्लेट को अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखते हैं। किंग को ऐसे करता हुआ देखकर अब अनिका अपने मन में ही ये सोचती है कि आखिर ये खाने को ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं इन्हें खाना पसंद तो नहीं आया। अनिका अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब आवाज आती है कि तुमने इसमें जुकीनी नहीं डाला है। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए दोबारा से खाना बना कर लाओ, क्योंकि जब तक इसमें मेरी सारी ही चीज़ों की क्वांटिटी अच्छी एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में नहीं होगी तब तक मैं वो खाना नहीं खा सकता। अब किंग की इस बात पर अब अनिका रिक्वेस्ट से कहती है ऐसा नहीं है, मैंने डाला है। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं उतना नहीं डाला है जितना डालना चाहिए था, क्योंकि इसमें वो लग ही नहीं रहा है। और चंदन का पाउडर डाला है क्या इसमें? अब ये सुनते ही अनिका कहती है हाँ डाला है मैंने, वो भी अच्छी तरह से डाला था। आप एक बार प्लीज टेस्ट तो कर देखिए ना कि मैंने सारी ही चीजें इसमें अच्छी तरह से डाली हैं। अब अनिका की ये बात सुनते ही किंग अब एक स्पून लेकर अब वो प्लेट से उसे उठाकर खाते हैं और अब वो उस प्लेट से खाते हुए कहते हैं यू कैन डू बेटर। ये सुनते ही अब अनिका ने किंग से कहा कि मैं ट्राई करूंगी। ये कहकर अनिका वहां से जाने लगती है तो यहाँ पर अब बूढ़े किंग अब अलेक्जेंडर के पेट एनिमल को कहते हैं आ जाओ तुम सभी भी मेरे साथ खाओ। ये सुनते ही अब वो सभी भी किंग के पास आ जाते हैं खाना खाने के लिए। इधर अनिका वहां से अब तक चली गई थी। अनिका अब अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाने के बाद अब अनिका बालकनी में खड़ी हुई थी। अब अनिका वहां पर अपने फोन को ढूंढने लगती है तो वो अभी यही सोचती है कि उसे इस बारे में उस स्टैचू से बात करनी होगी। अनिका को अभी अच्छी तरह से याद था कि अभी उसे रोबिन की लोकेशन को भी तो ढूंढना है और उससे भी तो बात करनी है। वैसे तो अनिका के रूम में भी मेडिकल से रिलेटेड सारे ही बुक ऑलरेडी रखी हुई थी, क्योंकि ये सब अनिका के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही थी। लेकिन वो उनसे भी तो बात करना चाहती थी जिसने अनिका को डॉक्टर अमृता रॉयचूला का नाम दिया था जब कभी अनिका ने ये सब काम सीखा था। अनिका उन्हें भी उतनी ही रिस्पेक्ट देती थी अपनी लाइफ में जितनी कि वो प्रोफेसर वांगापट्टू को देती है। या अनिका अब अपने रूम से निकलकर अब जाने ही वाली थी कि
तभी तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। अनिका अब जल्दी से दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देती है तो सामने खाना लेकर अब वो स्टैचू खड़ी हुई थी। वो स्टैचू यहाँ पर अनिका के लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि स्टैचू अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका ने अब तक अपना खाना नहीं खाया है। स्टैचू अब अनिका से कहती है, मैडम पहले आप कुछ खा लीजिए, क्योंकि आपने भी तो खाना नहीं खाया है। स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या तुम हमें बता सकती हो कि मेरा फ़ोन कहाँ है, क्योंकि मैं कब से मेरे फ़ोन को ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। मेरा मतलब है कि वो यहाँ है भी या नहीं। इस बात पर अब स्टैचू कहती है, आपका और युवराज का फ़ोन जॉन और एनी के पास है। स्टैचू की यह बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि अगर मुझे किसी से कुछ भी कांटेक्ट करना होगा तो अब मैं कैसे करूं, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन अब एनी के पास है तो अब मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल हो गया ना। अब इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, आपके रूम में दो सीक्रेट रूम हैं, एक युवराज के लिए है और दूसरा आपके लिए। ये कुछ और नहीं बल्कि एक रिसर्च लैब है। यू कैन यूज योर लैब, वहाँ पर आपको सारी ही फैसिलिटी अच्छी तरह से मिल जाएगी। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर। ये स्टैचू अब खाने को वहीं पर अनिका के रूम की टेबल पर रख देती है और अब वो वहां से जाने से पहले एक बार फिर से कहती है, अगर आपको फिर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कह सकती हैं, क्योंकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करना मेरी ड्यूटी है। इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो जल्दी से सोफे पर बैठकर अब अपना मील फिनिश करने लगती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अनिका पहले अपनी प्रैक्टिस करने में और फिर किंग के लिए खाना बनाने में अनिका भी खुद थक गई थी। इसलिए अनिका अब सबसे पहले अपना खाना ही खत्म करना बेटर समझती है, उसके बाद ही वो किसी दूसरे काम को करने की सोचेगी। कुछ देर के बाद जैसे ही अब उसका मील फिनिश हुआ तो अब वो अपना हाथ धोकर अब जल्दी से अपने रूम में बने हुए उस रिसर्च लैब में आ जाती है, जहाँ पर आने के लिए उसे स्टैचू ने बोला था। वहाँ पर आने पर अब वो वहाँ पर लगे हुए एक सिस्टम पर बैठ जाती है। अब उस सिस्टम पर बैठने के बाद अब अनिका उस सिस्टम के द्वारा रोबिन की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है, तो वो अब उसे कर नहीं पाती है, क्योंकि उसे रोबिन की लोकेशन मिल ही नहीं रही थी। यानी कि अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि आखिर वो रोबिन की लोकेशन ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब अनिका अपना ईमेल अकाउंट को खोलती है और अब फिर वो उसमें एक मैसेज टाइप करती है कि हेलो डॉक्टर अमृता, आई होप यू आर फाइन। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, आई वांट टू मीट यू, आर यू इन लंदन और समवेयर एल्स। इस मैसेज को टाइप करते हुए ही अनिका अब उसे डॉक्टर अमृता के ईमेल पर सेंड कर देती है और अब वो जहांगीर को भी एक मैसेज टाइप करते हुए कहती है कि जब तुम पेरिस आओगे तो मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये लिख कर अनिका उस मैसेज को अब जहांगीर को सेंड कर देती है। अब वो उस लैब से जल्दी से बाहर निकल कर अब अपने रूम में वापस से आ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा उसकी रोबिन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा पहली बार था कि वो उसकी लोकेशन को अब ट्रैक ही नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो अपने जो और काम करना चाहती थी वो कर अब वो अपने रूम में आ जाती है और वहाँ आने के बाद अब अनिका फिर से अपनी बालकनी में जाकर अब वहां पर किसी पंछी को ढूंढने लगती है कि शायद उसे कोई पंछी मिल जाए और अब तभी उसे सामने एक पंछी दिखाई देता है। तो अब अनिका उसके साथ अब आई कांटेक्ट करती है और उसे अपने साथी रोबिन को ढूंढने के लिए कहती है। अनिका के मैसेज को लेकर वो पंछी अब किंग की तरफ जाने लगता है। उसे ऐसे देखकर अब अनिका समझ जाती है कि ये पंछी अभी किंग की परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए पहले ये पंछी शायद अब किंग से परमिशन लेने के लिए गया है। अपने रूम की बालकनी में खड़ी अनिका भी यही सोच रही थी कि आखिर मनाली में ऐसा कौन हो सकता है जो इतने एडवांस हथियारों को बनाने की कला को जानता है। खैर पहले मुझे बिना किसी की नज़र में आए हर बार की तरह इस रेस को पूरा करना है। एक बार अपने दुश्मनों का ये विलेज मिशन जड़ से ख़त्म कर दूं, इसके बाद ही मैं अलेक्जेंडर को एक बार उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि अलेक्जेंडर को जानवरों का डॉक्टर बनना है। वैसे तो
अगर माँ ही सबके सामने आ जाती है तो वही अलेक्जेंडर को सब कुछ सिखा सकती है, क्योंकि माँ से बड़ा डॉक्टर तो सच में कोई है ही नहीं। लेकिन माँ के भी तो अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं उन्हें विवश भी तो नहीं कर सकती। और यहाँ किंग क्या अलेक्जेंडर के अलावा किसी और के सामने आएंगे? खैर ये सब बाद में देखेंगे, ये सब बात की बातें हैं, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, पहले मैं ये चाहती हूँ कि अलेक्जेंडर उनसे मिले जिसकी इकलौती स्टूडेंट उसकी मम्मा रही है। यानी का अब अपने ही ख्यालों में थी, तो वहीं अब इंस्पेक्टर अब्बास के फ़ोन पर अब कैप्टन सुजैन का बार बार फ़ोन आ रहा था। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी नई फाइटिंग टेक्निक को सीखने में बिजी थे। कुछ ही देर के बाद जब एनी ने उन्हें ब्रेक दिया तो अब वो जल्दी से वहां से अपने फ़ोन की तरफ जाते हैं और अपने फ़ोन को उठाकर जब इंस्पेक्टर अब्बास देखते हैं तो उसके फ़ोन में यहाँ पर कैप्टन सुजैन के बहुत सारे ही मिस कॉल आए हुए थे। इतने सारे मिस कॉल्स को एक साथ देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास सोचते हैं कि उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम है, इसलिए वो उनको एक मैसेज, और जैसे ही अब वो मैसेज में खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर मिस कॉल के साथ साथ उनका मैसेज भी आया हुआ था। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने अब उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर इंस्पेक्टर सुजैन ने उसमें लिखा हुआ था कि हेलो इंस्पेक्टर अब्बास, आई होप यू आर फाइन, इट्स अ अलर्ट मैसेज फॉर यू। Tomorrow we will go in that village. I hope your team is also ready. इस मैसेज को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास एक गहरी सोच में चले जाते हैं। तो वो अभी यही सोचते हैं कि इस वक्त कि वो क्या डिसीजन लें, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्हें अनिका पर पूरा भरोसा था कि अनिका शांत नहीं बैठी होगी, जरूर उसने कुछ ना कुछ तो इस मिशन के बारे में सोचा ही होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इंस्पेक्टर अब्बास ने अब अनिका के ऊपर छोड़ दी थी। इसलिए वो भी इंस्पेक्टर सुजैन से क्या बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए ही अब इंस्पेक्टर अब्बास ऑफिस से कैप्टन सुजैन को एक मैसेज टाइप करते हैं और लिखते हैं कि कैप्टन सुजैन, यू विल गो विद योर टीम, वी विल जॉइन यू लेटर। इसके बाद वो इस मैसेज को सेंड कर देते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से तो इंस्पेक्टर अब्बास सिर्फ यही कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इधर राजीव गुलेरिया के पैलेस में अपने रूम में शीला और दमयंती एकदम उन दोनों का ही मूड बिल्कुल ही खराब हो रखा था, क्योंकि जो आज राजीव ने उनके साथ किया था वो उसे अच्छा ही नहीं लगा। क्योंकि राजीव ने जिस तरह से आज उनके ऊपर अटैक किया था, उन दोनों की गर्दन को एक साथ पकड़ लिया था, उस हरकत ने उन दोनों को एक गहरी सोच में डाल दिया था, जिसकी वजह से आज उनका मुंह उतरा हुआ था। शीला अब अपने रूम से अब बाहर निकलकर जल्दी से अब पैलेस से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे पैलेस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शीला अपनी गाड़ी में बैठकर अब वो तेजी से अपनी गाड़ी इधर पेरिस की सड़कों पर दौड़ाने लगती है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शीला कहीं जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम की बालकनी में खड़ी आयशा मारवा अभी धनंजय के बारे में ही सोच रही थी। आयशा यहाँ पर सोच रही थी कि आज भी धनंजय के लिए राजमहल की जिम्मेदारी ही सबसे पहले है, क्योंकि जिस तरह से धनंजय वहाँ पर ट्रिप में रास्ते में से ही सेंट्रल पेरिस से ही वो सीधा ही राजमहल के लिए निकल गए, उसे देखकर तो यही लगता है कि आज भी सबसे पहली प्रायोरिटी पर धनंजय राजमहल को ही रखते हैं। अब आयशा मारवा सोचती है, मेरे लिए ना सही, लेकिन एक बार धनंजय को अपने बेटे के लिए तो सोचना ही था, और बेटा भी चलो देखा जाए, लेकिन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ही यहाँ पर वो रुक सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर राजमहल को ही रखा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं करण गुलेरिया की बात कैसे मानूं और क्या कहूँ मैं धनंजय से, क्योंकि करण ने तो उस समय मुझे 10 दिन का समय दिया था। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए। पता नहीं वो मेरी बात को सुनना चाहेंगे भी या नहीं। यहाँ एक तरफ आयशा के मन में यही सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा का भी कुछ आयशा के जैसा ही हाल था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा का हाल भी कुछ आयशा से अलग नहीं था, क्योंकि उसे भी आयशा की तरह बस 10 दिन का ही समय मिला था। वो भी अभी यही सोच रही थी कि आखिर वो धनंजय की बात को कैसे माने। उस वक्त तो हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे उनके सामने आना ही पड़ा था, लेकिन अभी मैं ऐसे कैसे आ जाऊं। अपने मन
मन को मैं कैसे तैयार करूं करण से मिलने के लिए। जहां एक तरफ आयशा अपने मन की उलझनों में थी तो वहीं कुछ ऐसा ही हाल इधर स्वाति मल्होत्रा का भी था। वहीं दूसरी तरफ अब तक शीला भी अब उस जंगल में पहुंच जाती है, क्योंकि अब शीला का गुस्सा इतना बड़ा हुआ था कि वो सीधा ही अपनी गाड़ी को लेकर फिर से उन बूढ़ों से मिलने के लिए उस जंगल में आ गई थी जहां पर वो दोनों बूढ़े रहते थे। अपनी गाड़ी को अब एक जगह पर पार्क करने के बाद अब शीला अब उस जंगल की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब शीला अब उस घर में पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद अब वो कहती है तुम दोनों यहाँ बस ये ऐसे ही बस तुम यहाँ पर छिपकर ही बैठे रहो, कुछ करना मत, और वहाँ हम कहीं विलेज मिशन ना हार जाएं। इस बात पर अब शीला की इस बात पर एक बूढ़ा कहता है मुद्दे की बात करो, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। उस बूढ़े की ये बात सुनते ही अब शीला का गुस्सा अब एकदम से अपनी चरम सीमा पर आ गया था। वो अब उससे कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन कुछ दिनों से राजीव गुलेरिया का बिहेव कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे उसके अंदर कुछ चेंज लग रहा है। उसका वो पुराना प्यार अंजलि को लेकर जो ऑब्जर्वेशन था वो वापिस आ गया है। अब मुझे लग रहा है शायद अब वो फिर से अपनी उसी सिचुएशन में आ गया जब वो अंजलि मल्होत्रा से प्यार करता था। ये सुनते ही अब एक बूढ़ा हंसते हुए कहता है कि जहां से मुझे नजर आ रहा है ऑब्सेशन राजीव का अंजलि नहीं बल्कि तुम्हारा ऑब्सेशन राजीव है। शायद इसीलिए ही तुम ये सब कह रही हो। लगता है कि तुम अब तक बड़ी ही नहीं हुई हो, तुम शायद अभी अपनी उसी कॉलेज लाइफ में जी रही हो। इस बात पर अब शीला का गुस्सा फिर और भी बढ़ता है और वो कहती है हंसते रहो मुझ पर, वहाँ वो राजीव हमें ही अपना दुश्मन मान रहा है और तुम यहाँ पर मुझ पर ही हंसते रहो, करते रहो तुम सब अपना काम, तुम्हें जो करना है। अरे अभी तो कुछ वक्त के लिए मैंने उसे अपनी बात पर यकीन करने के लिए कन्विंस कर लिया है, लेकिन वो कब तक मुझ पर भरोसा करेगा ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि राजीव ने तो साफ साफ वार्निंग दी थी। अब शीला की ये बात सुनते ही अब वो बूढ़ा कहता है अचानक से राजीव को आखिर क्या हो गया, पहले तो वो ऐसा नहीं था। अब शीला यहाँ पर उनको सब कुछ बता देती है। इस बात पर अब शीला उन दोनों को वो सारी ही बातें बताने लगती है जो कि आज सुबह हुई थी। साथ के साथ वो ये भी बताती है कि कैसे रानी साहिबा राजीव गुलेरिया के पैलेस में आई थी और उन्होंने राजीव को उसके और दमयंती के बारे में ही सब कुछ बता दिया था। और इतना ही नहीं, जब हमने सोम्या के लिए रानी साहिबा का किडनैप किया था तो वो रानी साहिबा एक क्वीन की तरह उस पैलेस में थी, ना कि वो एक कैदी की तरह वहां पर रह रही थी। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि जो राजीव गुलेरिया उसे कभी अपने लाइफ में मारना चाहता था वो भी अपने हाथों से अचानक से उसका मन कैसे बदल गया रानी साहिबा को लेकर। क्योंकि जब रानी साहिबा यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में उसे कैद कर लाया गया था तो वो यहाँ पर रानियों की तरह रहती थी, रानियों की तरह ही सबको ऑर्डर देती थी। इवन उसने मेरा और दमयंती का क्या हाल किया था वो तो मैं बता भी नहीं सकती। शीला की ये सारी बातें सुनकर ही अब एक बूढ़ा अब जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब शीला की ये बात सुनकर मजा आ रहा था कि रानी साहिबा ने राजीव गुलेरिया के पैलेस में आकर शीला की क्या हालत की थी। अपनी जगह से खड़ा होने के बाद अब वो शीला से वो आदमी कहता है तुम हर बार मुझे सही साबित कर देती हो शीला कि तुम सच में किसी लायक ही नहीं हो। तुम्हारी बातें हर बार मुझे राइट प्रूव करती हैं और तुम्हारी ऐसी ही हरकतों के ऊपर सच में मुझे हमेशा ही गुस्सा आता है, क्योंकि तुम हमेशा ही कह पूछती हो ना कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों करता हूँ, क्योंकि बस तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर तो देखो। अरे जो बात इतनी सीधी सादी है उसे इतना घुमा कर क्यों कह रही हो। तुम्हारी जगह अगर स्वाति मल्होत्रा होती ना तो वो तो तुरंत ही इस बात का अंदाजा भी लगा लेती कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तुम्हें अब तक वो नजर ही नहीं आई।
अरे वरना जो राजीव खुद यहाँ की रानी को मारना चाहता था, अचानक से उसका हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया, और वो भी इतना कि वो अब उसे अपने घर में एक रानी की तरह रख रहा है। बेवकूफ औरत, जाकर पहले पता लगाओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से राजीव गुलेरिया अब यहाँ की रानी को मारना नहीं चाहता है। इसके लिए एक आइडिया मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये काम तुम्हें ही करना होगा। तुम उस दमयंती से कहो कि वो बस एक बार फिर से लतिका की कस्टडी के लिए फाइल करे, क्योंकि वो जब लतिका की कस्टडी की फाइल करेगी तो उसे हम सब समझ में आ जाएगा, और तुम इसमें अब की बार उसका साथ देना। इस बात पर अब शीला कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रानी साहिबा ने सीधे सीधे ही दमयंती को धमकी दी है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो दमयंती के खिलाफ सारे ही सबूतों को लेकर आ जाएगी। और आपको तो पता ही है ना कि वो दमयंती की बेटी ने लतिका को डस्टबिन में डाल दिया था, और मैं रोहित मारवा ही उसे बचाने के लिए आया था, क्योंकि रोहित मारवा ने ही उसे डस्टबिन से निकालकर उसे बचाया था। अब शीला की ये बात सुनते ही वो बूढ़ा कहता है, अब रोहित मारवा से हमें कोई डर नहीं है, और वो तो पहले ही अपनी याददाश्त खो चुका है, तो उसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और अब मुझे नहीं लगता कि रोहित मारवा ने अनिका गुलेरिया को इसके बारे में कुछ भी बताया होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ भी पता होता तो हमें कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स किसी ना किसी चीज का कहीं ना कहीं पर तो दिखाई देता। रोहित मारवा की याददाश्त जाने का फायदा उठाओ अभी, क्योंकि हमारे पास यही सही समय है रोहित की याददाश्त के जाने का फायदा उठाने का। एक तीर से दो शिकार होंगे, एक राजीव अपना मुंह खोलेगा और दूसरा लतिका के जरिए हम राजमहल को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि अब यही हमारे लिए एक गोल्डन चांस है, और इसे हमें अब किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहिए। उस बूढ़े की यह बात सुनते ही अब शीला के चेहरे पर भी एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है, और अब वो कहती है, इसीलिए ही तो मैं यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे सुकून मिलता है, और साथ के साथ मुझे मेरी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे यहाँ मिल जाता है। मुझे उसकी इस बात पर अब वो बूढ़ा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया हो तो अब निकलो यहाँ से। अगर मेरी सोच सही है ना, तो रानी साहिबा का कुछ तो कनेक्शन है राजीव गुलेरिया से, तभी शायद राजीव गुलेरिया में इतना चेंज आया है, क्योंकि राजीव गुलेरिया को उस कनेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका मुंह खुलवाने के लिए हमें उसे किसी ना किसी तरह से विवश करना होगा। ये तभी हो सकता है जब उसकी दुखती नस को दबाया जाएगा, और तभी शायद वो हमें सब सच बता पाएगा कि आखिर उसका हृदय परिवर्तन आलिशा के लिए इतना कैसे हो गया। इसलिए उसके लिए पहले तुम आलिशा पर वार करो लतिका के रूप में, और दूसरा अंजलि पर भी। मैं भी देखता हूँ कि इस बार करण गुलेरिया कैसे अंजलि को बचाता है, क्योंकि इस बार मैं जो करूँगा उससे करण गुलेरिया भी अंजलि को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि राजीव इस ग्रुप को छोड़ दे या छोड़ने का मन बनाए, तुम उसकी वजह को ही खत्म कर दो, जिसकी वजह से राजीव कभी इस ग्रुप को छोड़कर ही ना जा पाए, जिस वजह से वो अपने ही लोगों का अब दुश्मन बन बैठा है। तो हम उसी वजह को ही अब खत्म कर देते हैं। उसे अब राजीव को अब समझना ही होगा कि इस विलेज मिशन को पूरा करना सच में कितना ही जरूरी है। इस मिशन के लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, हम उस हद तक भी जाएंगे, और उसके लिए तुम सभी का एकजुट होकर रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम सब एकजुट होकर इस मिशन में नहीं लगोगे, तब तक इस मिशन को जीत पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। और ऐसे लास्ट समय में राजीव ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। और हाँ, ये बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों की कंप्लेंट लेकर हमारे पास मत आया करो, क्योंकि अब तुम बड़ी हो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो कि हर एक प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास पहुंच जाती हो। उस बुढ़े की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, ठीक है फिर। इसके बाद वो अब उस घर से बाहर निकलकर जाने लगती है। वहां दूसरी तरफ एक औरत अब अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी उसे एक ईमेल पर नोटिफिकेशन आया हुआ था। उस नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद अब उस औरत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उस मैसेज के जवाब में अब वो औरत लिखती है, हेलो डॉक्टर अमृता, कहिए कैसे याद किया आपने। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं लंदन के पास उसी गांव में ही हूं जहां पर आप मुझसे मिलने आती थी।
यू आर अ बेस्ट डॉक्टर। आप तो मुझसे भी सच में बहुत ही आगे निकल चुकी हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। वैसे कुछ काम था आपको जो आप हमसे मिलना चाहती हैं। ये लिखते हुए ही वो औरत भी उस मैसेज को फिर से अनिका को की उसी आईडी पर सेंड कर देती है जिससे अनिका ने उसे ये ईमेल भेजा था। इस ईमेल को भेजने के बाद वो अपनी ही एक गहरी सोच में चली जाती है कि आखिर क्या बात हो सकती है। पहले रोहित मारवा उस बुक के बारे में पूछते हुए मुझ तक आ गया था और अब अनिका गुलेरिया का ये मैसेज। आई होप कि ये दोनों ही इंसिडेंट इत्तेफाक हो। वैसे भी असली डॉक्टर अमृता कौन है ये बात तो खुद अनिका गुलेरिया भी नहीं जानती है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर अमृता मैं हूँ, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। मुझे आज भी याद है कि 12 साल पहले डॉक्टर अमृता की इकलौती स्टूडेंट थी। डॉक्टर अमृता की इकलौती स्टूडेंट थी अनिका गुलेरिया। आज खुद डॉक्टर अमृता रायकुला को भी प्राउड होता है कि जिसे उसने अपना नाम दिया। उसने उनके नाम को सच में कितना आगे लेकर गई है। हर एक इम्पॉसिबल सर्जरी को सक्सेसफुल किया है अनिका गुलेरिया ने। अमृता मैडम इज सो प्राउड ऑफ हर। वो हमेशा ही मुझसे कहती हैं कि ये लड़की तो मुझसे भी अब आगे निकल गई है और कितनी जल्दी इसने सीखा था। अनिका ने अब अमृता मैडम से सब कुछ अमृता मैडम से ही सब कुछ सीखा था, लेकिन वो भी उन्हें बिना देखे। पता नहीं उस दिन क्या होगा जब अनिका गुलेरिया सच में डॉक्टर अमृता से मिलेगी। उस दिन तो सच में चमत्कार ही होगा। यहाँ ही औरत अभी भी अपने ही ख्यालों में थी। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आती है कि क्या हुआ है तुम्हें, किन ख्यालों में डूब गई हो तुम। इस आवाज को सुनकर अब वो औरत कहती है कि डॉक्टर अमृता आपकी फेवरेट और इकलौती स्टूडेंट का ईमेल आया है। वो आपसे यानी कि मुझसे मिलना चाहती है। इस बात पर अब वो औरत कहती है कि तो इसमें बुरा क्या है, मिल लेना ना उससे अगर वो मिलना चाहती है तो। वैसे भी ये लड़की सच में बहुत ही जिद्दी है, बिना मिले मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तो याद होगा ही ना कि किस तरह से इसने मुझे मनाया था। खैर छोड़ो, इन सब बातों को ध्यान रखना कि वो बस तुमसे ही मिल सके। इस बात पर अब वो औरत कहती है आप भी उससे मिल सकती हैं मैडम, जैसे आप पहले मिलती थी सर्जिकल मास्क के साथ। ये सुनते ही वो औरत बस अब एक मुस्कान देकर अब उस रूम के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभी अनिका को डॉक्टर अमृता की ईमेल का अभी इंतजार था, तो वहीं अब वो उसे पंछी का भी वेट कर रही थी। वो कब आकर उसे रोबिन की लोकेशन के बारे में बताए, क्योंकि जो काम उसने उस पंछी को दिया था वो बस अब उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा से भरी हुई थी कि वो पंछी कब तक आएगा। यहाँ अनिका अपने रूम की बालकनी में यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कानों में अब दरवाजे के फिर से नॉक होने की आवाज आती है। दरवाजे के नॉक की आवाज को सुनकर अब अनिका अपने रूम के दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देती है, तो सामने वहां पर वही किंग की स्टैचू खड़ी हुई थी। अब वो वहां पर स्टैचू अब अनिका से कहती है आपकी किचन ड्यूटी है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक है मैं बस अभी जाती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका एलिवेटर की तरफ जाने लगती है कि वहां पर दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया अपने रूम की विंडो के पास खड़े अभी यही सोच रहे थे कि आखिर आयशा का सच क्या है। अब तो खुद आयशा भी अपना सच जानना चाहती है। ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी था कि जरूर आयशा को गुलेरिया परिवार की बहू बनाने के पीछे पापा का कोई ना कोई मकसद तो जरूर था। नहीं तो वो इस तरह से राजीव के प्यार के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि उस वक्त आयशा एक मिडिल क्लास की लड़की थी और उसके साथ भला पापा राजीव का रिश्ता क्यों ही करना चाहेंगे। उसके लिए पापा रायचंद परिवार की बेटी तक को अपनाने से इनकार कर दिया था। जहां एक तरफ पापा अपने ही बेटे के दुश्मन बन गए थे, तो वहीं धर्मराज अंकल ने तो इंसानियत की हद ही पार कर दी थी। अगर आयशा ने मुझे बताया ही नहीं होता उस डिज्नीलैंड होटल के बारे में मेरे रूम में, जो मुझे यकीन नहीं होता समझ में ही नहीं आता कि आखिर इन दोनों ही लोगों को क्या पता था, जिसकी वजह से ये दोनों ही आयशा को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात जरूर थी जिसकी वजह से ये दोनों एक ही जिद पर अड़े हुए थे।
धर्मराज अंकल ने तो अपनी हद ही पार कर दी थी, लेकिन पापा ने भी कुछ कम हद पार नहीं की थी, क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो दोनों ने ही अपने लिमिट्स को क्रॉस किया था। वो खुद भी अभी यही चाहते थे कि आयशा उस शादी से भाग जाए और वो उसकी शादी राजीव से करवा देते। जहाँ पापा की वजह अलग थी तो वहीं मेरी वजह भी अलग ही थी। मैं आयशा को अपने दोस्त के लिए उस शादी से भगाना चाहता था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आयशा धनंजय को छोड़कर किसी और से शादी करे, भले ही उसके लिए मुझे किसी के भी अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। जहां पर करण गुलेरिया अपने ख्यालों में ही थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ राजमहल में धनंजय पीरामल भी अपने ख्यालों में ही थे। वो भी अभी यही ही सोच रहे थे कि क्या उन्हें करण को उसके पापा का सच बता देना चाहिए। वैसे तो उनका सच मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन क्या करण अपने पापा के सच के बारे में जानता है? क्या वो जानता है कि सच में उसके पापा क्या थे और कौन थे? आखिर करण के बच्चे के साथ देवराज गुलेरिया क्या करना चाहते थे? ये सवाल तो आज भी मेरे दिमाग में ही घूमता है। आखिर उन्हें करण और राजीव के बच्चे ही क्यों चाहिए थे? समझ में नहीं आता कि वो अपने ही बेटों के दुश्मन कैसे बन सकते थे। भला उनके लिए ऐसा कोई भी मिशन इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उन्हें अपनी लाइफ में अपने बच्चे ही ना दिखे? क्या उनकी आंखों पर सच में लालच की पट्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था? इवन उन्हें अपने बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, ना अपने बेटे, ना ही उनकी खुशियाँ। मुझे करण से अब इसके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा दोस्त मुझ पर जरूर यकीन करेगा, क्योंकि अगर मैं अपने दोस्त को इस बात के बारे में बताऊंगा तो वो जरूर इस बात को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे और करण के रिश्ते बरसों से इतने अच्छे हैं। इसलिए मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वो एटलीस्ट मेरी बात को समझने की कोशिश तो करेगा।